हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज हम लोग इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो है आजकल न्यूज़ में है उसको समझेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री को जानेंगे और ये बताने का ट्राई करेंगे कि जो डिस्प्यूट की ज्योग्राफी क्या है, डिस्प्यूट की हिस्ट्री क्या है, आखिर चाइना आजकल इस टाइम में भारत को आंखें क्यों दिखा रहा, क्यों उसके सैनिक बार बार जो एलएसी है मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, उस लाइन को क्यों क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं, तो इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए मैप है इंडिया का। पूरा इंडिया का मैप नहीं है, जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप आप लोगों ने देखा होगा, ये मैप हम लोग दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मैप है नहीं। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं वो इस वाले लाइन के ऊपर रहते हैं और चाइना बॉर्डर पे इस वाले लाइन के ऊपर रहते हैं। इस वाले लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है ना, ये पाकिस्तान के केस में क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, लेकिन जो ये चाइना के केस में है ना, उसका नाम हम लोगों ने एलएसी दे रखा है। पाकिस्तान वाले केस में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाइना केस में क्या नाम है इसका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी हिस्ट्री बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, जस्ट आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं कि जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में विवाद हो, तो इस वाले हिस्से को मैं यहां खोल के दिखा रहा हूं। तो कुछ बार चाइना के जो सैनिक थे ना, वो इंडिया में के अंदर घुसा है, इस वाले हिस्से के अंदर चले आए और हमारे सैनिकों से झड़प हो गई उनकी। बेसिकली आपको पता होगा 1962 के बाद से, हमारा जब से चाइना वार हुआ है उसके बाद से भारतीय सेना और चाइनीज सेना की तरफ से एक भी गोली नहीं चली है। केवल उनके सैनिक आते हैं, हाथापाई करते हैं और हाथों से ही लड़ाई झगड़ा होता है। ये देखो सैनिक लड़ रहा है चाइना का इंडिया से, ये चाइना का इंडिया से लड़ रहा है, यहाँ पे 3-4 सैनिक लड़ रहे हैं। तो इस तरह से सैनिक घायल हो जाते हैं लड़ाई झगड़े में, बाकी गोली नहीं चलती, क्योंकि दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स का ऑर्डर है कि फायरिंग नहीं होगी बॉर्डर पे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। जो हमारा चाइना का बॉर्डर है ना, बहुत बड़ा बॉर्डर है। आप देखो ये चाइना का बॉर्डर यहाँ से लेके ये रेड वाला जो हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ऊपर से, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपका भूटान है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जो रेड यहीं पे लाल वाली लाइन पे भारतीय सैनिक इस पार रहते हैं और चाइना के सैनिक इस पार रहते हैं। तो इस तरह से उनके बीच कभी कभी उनके सैनिक हमारी तरफ चले आते हैं और हमारे सैनिक उनकी तरफ चले आते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो बॉर्डर है ना वो हिली रीजन है, तो जो सोल्जर्स उनको पता नहीं चलता कि कितना उनका है कितना हमारा है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल बॉर्डर है ना उसका निर्धारण नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी वो मानते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा उनके अंडर में है और हम मानते हैं कि हमारा हिस्सा कुछ वो कब्जा करे हुए। फॉर एग्जांपल हमारा मानना है कि एक्साई चीन हमारा हिस्सा है और उनका मानना है कि ये वाला हिस्सा उनका है। तो इस तरह से काफ़ी सारे विवाद हैं। तो इसके पहले हिस्ट्री समझेंगे कि क्या विवाद की हिस्ट्री क्या है। तो आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, लेकिन जो एंशिएंट टाइम में मतलब मेडिवल एरा में 1808 की बात है, पंजाब ये वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जम्मू कश्मीर का एरिया है और ये वाला लद्दाख वाला रीजन है। ठीक है, तो पंजाब पे महाराजा रणजीत सिंह का शासन था और उन्होंने 1819 में कश्मीर को और 1834 में लद्दाख को जीत लिया। ठीक है, लेकिन जब 1839 में उसकी डेथ होती है ना, तो उसके बाद से जम्मू के राजा गुलाब सिंह बन गए और सिख जो पंजाब वाला एरिया सिखों का, वो राज्य कमजोर पड़ गया रणजीत सिंह के मरने के बाद। तो रणजीत सिंह के मरने के बाद सिख राजा हुए और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में कौन से राजा हुए, गुलाब सिंह राजा हुए। उन्हीं के जो पोते थे हरि सिंह, उन्होंने 1947 में इंडिया में विलय करा था कश्मीर का, लेकिन बहुत बाद में विलय करा था। इसके कारण क्या हुआ था, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा वो हमारा पाकिस्तान ने हथिया लिया था। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने हथियार लिया था। अगर महाराजा हरि सिंह ने टाइम पे विलय किया होता तो ये वाला हिस्सा आज भारत के अंडर में होता और विवाद नहीं होता, कम से कम पाकिस्तान वाला विवाद नहीं होता। चाइना ने तो फिर बाद में अटैक करा था भारत के ऊपर और ये वाला हिस्सा कब्जा कर लिया था। तो हम आगे पढ़ते हैं, आखिर में ये विवाद की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिर क्या हुआ, 1841 में सीनो सिख वार, सीनो मतलब होता है चाइना ने अटैक कर दिया और सिखों को जीत लिया। ठीक है ना, लेकिन बाद में उनके बीच संधि हो गई और चीन अपनी सीमा में वापस चले गए और सिख वहाँ पे शांति शासन करने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है
फिर 1846 में क्या होता है, 1846 में ये होता है कि ब्रिटिश और सिखों के बीच पहला लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई को एंग्लो सिख वार बोलते हैं, ठीक है ना, एंग्लो सिख युद्ध कहा जाता है, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है। और इस लड़ाई के बाद पंजाब का कुछ हिस्सा, पंजाब को अंग्रेजों ने जीत लिया, और कश्मीर घाटी और लद्दाख वाले क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है ना। इस लड़ाई में क्या हुआ था, जो जम्मू का राजा था ना गुलाब सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प करके सिखों को हरवाया था, ठीक है ना। उसके बाद से अंग्रेजों ने क्या किया, 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। मतलब गुलाब सिंह जो जम्मू के ही छोटे एरिया के राजा थे, 75 लाख रुपया दिया, और क्या कि सिखों के विरोध में अंग्रेजों की हेल्प किए, तो अंग्रेजों ने खुश होकर जम्मू कश्मीर उनको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। अभी जो हमारे चाइना और इंडिया के बीच का लाइन इंडिया जो मानता है वो मैकमोहन लाइन मानता है। मैकमोहन लाइन एक्चुअल में ओरिजिनल इंडिया का मैप है जो हम लोग शो करते हैं, लेकिन चाइना ये कहता है कि जब ये लाइन बनी थी 1914 में, उस समय तिब्बत जो था सोरेन गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं थी, चाइना की वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए हम इस लाइन को नहीं मानते। चूंकि अंग्रेजों ने उनको कंपेल करा था, तिब्बत के राजा को, तिब्बत के शासक को, कि वो साइन करें और मान लें कि हाँ मैकमोहन लाइन एक्चुअल लाइन है। तो जब ये तिब्बत का पार्ट बन गया, तो जो चाइनीज़ की सोरेन गवर्नमेंट है वो कैसे मान सकती है कि मैकमोहन लाइन ही एक्चुअल लाइन है, हम नहीं मानते। इसीलिए हमारा और इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है दैट इज़ डिस्प्यूटेड, वो सही लाइन नहीं है। तो ये एक्चुअल में हिस्ट्री है। तो फिर इसका 1865 में क्या हुआ था कि एक जो थे जॉनसन ने, तो उन्होंने एक लाइन प्रपोज करा, वो भी नहीं माना गया। फिर बाद में एक और जने थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक लाइन दिया, उसको भी नहीं मानती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो दिक्कत ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट आखिर मानती क्या है, ये अलग विवाद का हिस्सा है। बाद में चाइना ने 62 में अटैक कर दिया भारत के ऊपर, और उनकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, और चाइना की सेना ने लद्दाख क्षेत्र में अपने वेस्ट में विस्तार किया, और अक्साई चीन पर, मतलब इस वाले हिस्से पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। भारत चूंकि कमज़ोर था उस समय, उसको अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को छोड़ना पड़ा, और युद्ध के बाद दोनों सेनाएं जहाँ जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई। उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया, उसी को एलएसी कहा गया, ठीक है ना। तो जो ये वाला हिस्सा बना बाद में ना, वो चाइना ने अटैक करके बनाया था, इसीलिए इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला गया, एलएसी बोला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया, और 1962 से आज तक चाइना जो है इस वाले हिस्से पे अपना कब्जा करे हुए है। भारत का मानना है कि चाइना ने इसको बलपूर्वक छीना है, और चाइना को इसको भारत को लौटा देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक अभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक में विवाद है, वहाँ पे आपने सुना होगा 4 फिंगर डिस्प्यूट, 8 फिंगर डिस्प्यूट। तो इसको मैं समझाऊंगा कि अभी उन फिंगर्स में क्या हुआ, उनको फिंगर्स क्यों बोला जाता है। तो इसका मैंने एक मैप बनाया है, देखो आप लोग। बेसिकली जो पैंगोंग लेक है उसमें जो है 8 नुकीली पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ी नंबर 1, उसको फिंगर 1 बोलते हैं। ये 2 फिंगर 2 बोलते हैं। ये जो नुकीली पहाड़ी 3 है इसको फिंगर 3 बोलते हैं। ये चौथी वाली को फिंगर 4 बोलते हैं। तो यहाँ तक तो इंडिया का कब्जा है, ठीक है ना। लेकिन जो चाइना का कहना ये है कि ये फिंगर 5 है, फिंगर 6 है, फिंगर 7 है, फिंगर 8 है, इन सब पे इसका कब्जा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत का बेस यहाँ पे है, भारत का बेस यहाँ पे, चीन का बेस यहाँ पे है, और ये जो लेक है ना वो पूरी की पूरी एलएसी के अंडर में आती है, ठीक है ना। तो एलएसी जब चीन ने 1962 में भारत को हरा के एलएसी खुद ही बनाया था, तो इस लेक के आधे हिस्से पे घुस आता है, ऐसे यहाँ तक चला आता है, फिंगर 5 तक चला आता है। तो अब बेसिकली भारत की सेना बिल्कुल आसपास तो नहीं रह सकती ना, इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहता है, मतलब कि जो हिल 4 है और हिल 8 के बीच इनका डिफरेंस है। लेकिन चाइना के सैनिक जो है अपनी बेस से अंदर तक घुस आए थे, तो भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ के उनको पीछे ढकेलना पड़ा। और इसके बाद हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हमारे सैनिक अधिकारियों ने उनसे बात की, तब जाके वो अपने सीमा के अंडर में गए, इसके अंडर में गए, और तब जाके विवाद थमथा नज़र आ रहा। बट फिर भी
अभी कल मैंने न्यूज़ में सुना, मतलब 11 जून को, कि रक्षा मंत्री लेवल पे बात होगी, तब जाके ये विवाद ठंडा होगा, या पीएम लेवल पे बात होगी। मोदी जी जिनपिंग से बात करेंगे, हो सकता है तब समाधान डोकलाम की तरह यहाँ पे निकल जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके सैनिक बार बार चले आते हैं और बोलते हैं कि जो पहाड़ी है फिंगर 5 तक उनका है। बट हकीकत ये है कि जो ये ग्रीन वाला हिस्सा मैंने मार्क करा है ना, यही एलएसी उन्होंने बनाया था, और उसके बाद भी वो लोग और अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि भारत का तो फिंगर 4 तक है ही। यहाँ पे भारत का बेस 1962 से है, और चाइना का बेस यहाँ पे 1962 से है, जब भारत हारा था उसके बाद से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल ये है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा। चीन चीन ने भारत पे बार बार, एक बार 62 में हराया, फिर देखो ये जो एलएसी उसने खुद बनाया है, उसके अंडर क्यों बार बार आ रहा। तो उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि भारत जो है इस एलएसी जो है उसके पास एक रोड बनाना शुरू किया है। ये जो रोड है ना, इसके एक एंड पे दौलत बेग ओल्ड एयरपोर्ट है। ये जो एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाला एयरपोर्ट है। यहाँ से भारत को बढ़त मिलती है, और ये चीन इधर नीचे है और पाकिस्तान इधर नीचे है। तो ये काराकोरम जो दर्रा है उसके ऊपर ये एयरपोर्ट है, जो कि किसी भी स्थिति में चीन को पटकनी देने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स अगर यहाँ पे लगा दी जाए तो चाइना कहीं टिक नहीं सकता। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन चाहता है कि जो ये रोड बनी है उसका नाम है DSDBO रोड। इसका फुल फॉर्म है डारबक श्योक। ये डारबक जगह है, और उससे दौलत बेग को जोड़ने वाली रोड है, पूरी एलएसी तक कवर करती है, और इसके नीचे ये लेक है। तो उस रोड से चीन को आपत्ति है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ये दौलत बेगी ओल्ड एयरपोर्ट है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है, जो 1962 में बनी थी, मतलब लड़ाई के टाइम ही बनी थी, इंडो चाइना वार के टाइम बनी थी। ये सियाचिन ग्लेशियर और एलएसी के बहुत पास है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ भारत चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है बड़े आसानी से। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि भारत नहीं चाहता कि नहीं, चीन ये नहीं चाहता कि भारत का यहाँ पे एयरपोर्ट रहे और ये पैरेलल रोड बने। ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा रीज़न क्या हो सकता है जो चीन जो है चाहता है कि भारत ना करे। 2017 में आपको याद होगा कि भारत ने डोकलाम में चीन को रोक दिया था, क्योंकि वहाँ पे रोड बना रहा था। और डोकलाम जो है भूटान का पार्ट है, भारत का इस पर कोई दावा नहीं है, लेकिन चूंकि भूटान जो है भारत का संरक्षित देश है, तो इस प्रकार भूटान पे हमला मतलब भारत पे हमला माना जाता है। तो इस तरह से चीन को उस समय बहुत ही वो हुआ था कि हम भारत के सामने पीछे हट गए। तो दूसरा रीज़न ये है कि 2017 का जो उसका वो था उसको पूरा करना चाहता है चीन। तीसरा रीज़न ये है आजकल कि जो कोरोना महामारी है ना, तो चीन सोच रहा कि अगर एक लड़ाई हो जाएगी तो पूरी दुनिया का ध्यान चीन से हट जाएगा और इस युद्ध पे आ जाएगा। तो दुनिया जो पोलराइज हो जाएगी, कुछ लोग चीन के साथ आ जाएंगे, कुछ लोग भारत के साथ आ जाएंगे। लेकिन चीन की ये सारी चालें कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि भारत भी आजकल 1962 का भारत नहीं रहा। भारत अकेले के अपने के दम पे चीन को हराने में सक्षम है, क्योंकि जो भारत अभी 2 दिन पहले मैंने एक यूएसए की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आज के दिन लड़ाई होती है तो भारत जीत सकता है, चीन के ऊपर भारी पड़ सकता है। क्योंकि उसका रीज़न है भारत के पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो चीन जिसकी काट नहीं सकता। और इस तरह से हम देखते हैं कि चीन जो है हमेशा भारत को नीचे दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जो मोदी के नेतृत्व में जो इंडिया है, आज आप लोग देख रहे हैं मोदी को वर्ल्ड लीडरशिप में एक प्लेस मिल गई है, जबकि चीन का जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उसको सब लोग गाली दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग पाएंगे कि चीन हमेशा भारत से चिढ़ा रहता है और हमेशा भारत को नीचा दिखाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, अपने बच्चों को सुनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।